नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हम देखेंगे ल्यूसेंट की बुक से। आप सभी को पता होगा कि ये जो ल्यूसेंट की किताब है ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बड़े से बड़ा चाहे छोटे से छोटा, जहाँ पर भी जीएस पूछी जाती है, जहाँ पर भी इतिहास पूछी जाती है, उसके लिए आपकी ल्यूसेंट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास एक ही वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपका आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए ये देखिए, जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है ये आपका शुरुआत इसकी वहाँ से होती है जब जो मुग़ल काल है वो अपनी समाप्ति पे है और जो आपके ब्रिटिश शासन है वो स्थापित होने को है। ठीक है, चलिए देखिए उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि उत्तरकालीन जो मुग़ल सम्राट यानी कि जो बाद के मुग़ल सम्राट हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक देखते हैं। तो इसमें पहला राज्य है आपका अवध। अवध का शासक कौन था? सादत खां। सेकंड है आपका हैदराबाद। हैदराबाद का शासक था चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क या आसफ जाह। थर्ड है आपका रुहेलखंड। इसका शासक था वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान। नेक्स्ट है आपका बंगाल। इसका शासक था मुर्शीद कुली खान। किसी भी देखिए इसका ये बहुत पूछा जाता है जब आपसे कई एग्जाम्स में आपका सामने सामने दे दिए जाते हैं स्वतंत्र होने वाले राज्य और संस्थापक, तो उसमें आपका बंगाल का मुर्शीद कुली खान बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक का है सादुतुल्ला खां। नेक्स्ट है भरतपुर। इसका है चूरामन एवं बदन सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए नोट क्या लिखा हुआ है। नोट है इसमें, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। इसका असली नाम क्या था? सादत खां का असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन। नेक्स्ट आगे देखिए, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाहे बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। नेक्स्ट है, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या कि जहांदार शाह को भी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका लंपट मूर्ख। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका फर्रुख शियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि घृणित कायर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फर्रुख शियर को। नेक्स्ट देखिए, नोट दिया हुआ एक 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फर्रुख शियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय फर्रुख शियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुख शियर का इलाज किया था। इससे खुश होकर इसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान की थी। फर्रुख शियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा का ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो फर्रुख शियर ने जो फरमान जारी किया था उसी को कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ये भी आपसे पूछा जाता है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता, तो ये कहा जाता था मोहम्मद शाह को। आगे देखिए, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। आगे है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। आगे नोट है, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ठीक है, तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तुरानियों ने, और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। आगे देखिए,
आगे है ईरान यानी कि फारस के समय नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जिस समय नादिर शाह ने आक्रमण किया उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो उस समय दिल्ली का शासक था आपका मोहम्मद शाह। और ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। आगे देखिए, आगे है नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस यानी कि पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस फारस लौटा। तो वो यहाँ से क्या क्या ले गया था, यहाँ से 70 करोड़ रुपए की धनराशि और तख्ते ताउस, ठीक है, वो यहाँ से, और कोहिनूर हीरा यहाँ से 3 चीज़ें ले गया था। आगे देखिए, तख्ते ताउस ही क्या है, तख्ते ताउस को ही मयूर सिंहासन भी कहते हैं। देखिए, तख्ते ताउस जो आपका मयूर सिंहासन है उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब उसी के समय में चोरी हो गया है, ले जाया गया है, तो वही आखिरी समय में बैठा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई। देखिए, युद्ध के बारे में पहले सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते थे कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन अब जो है थोड़ा सा घुमा कर पूछने लगा है। तो अब आपसे पूछ लेता है कि ये युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, या ये युद्ध आपसे ऐसे पूछ लेगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसने किसको हराकर जीता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की सेना जीत गई थी। देखिए, यहाँ पर उत्तरकालीन मुगल सम्राटों का क्रम देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले आपके बहादुर शाह, इनका शासनकाल है 1707 से 1712। नेक्स्ट है जहांदार शाह, इनका शासन है 1712 से 1713। फिर है आपके फर्रुखशियर, इनका शासन है 1713 से 1719। फिर है मोहम्मद शाह 1719 से 1748। फिर है अहमद शाह, इनका है 1748 से 1754। फिर है आलमगीर द्वितीय, जिनका है 1754 से 1759। फिर है शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। फिर है अकबर द्वितीय 1806 से 1837। फिर है बहादुर शाह जफ़र 1837 से 1857। देखिए, यहाँ पर इनके जो आपको सन है वो उतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो इनका क्रम है ये आपसे पूछा जाता है। इसमें से आपको चार आपके जो ये शासक हैं इनका नाम दे दिया जाएगा। इनसे आपसे पूछा जाएगा कि इनको इनके शासन के क्रम के आधार पर लगाओ। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पहले था कौन सा बाद में था। आगे देखिए, आगे है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। नेक्स्ट है आपका बहादुर शाह जफ़र, अंतिम मुगल सम्राट था। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो जो अंतिम मुगल सम्राट है वो बहादुर शाह जफ़र था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून। नेक्स्ट है लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। नेक्स्ट है मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के ही समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए, आगे क्या टॉपिक है आपका? आगे टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। देखिए, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा को इसमें किसने मदद की थी उसकी, तो अब्दुल मनीद ने। और ये कौन था? ये गुजरात का व्यक्ति था। आगे देखिए, आगे है 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। नेक्स्ट है 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना।
इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। फिर है आपका पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल मिलाकर अभी जितने भी जीएस के एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव, कम से कम ये कुछ नहीं तो 50 बार तो पूछा ही गया होगा। आगे देखिए, आगे दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। आगे देखिए, आगे है पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे आपके पुर्तगाली। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद क्या लिखा है? डच लोग आए थे। कौन आए थे? डच लोग। आगे देखिए, आगे है डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी यानी कि जो फैक्ट्री थी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे, यानी कि डचों ने भारत में पहली बार ऐसे लोगों को काम पर रखा जिनको वो वेतन भी देते थे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको यूरोपीय कंपनियां दी हैं, उनके स्थापना के वर्ष दिए हुए हैं। तो जो आपकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1448 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 में। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है आपका, आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि किन लोगों का, किन विदेशी व्यापारियों का भारत में आगमन किस क्रम में हुआ था, कि यानी कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपके आए थे कौन? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेनिश, फिर आए थे फ्रांसीसी। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ अपना बना लीजिए, कोई भी सीक्वेंस बना लीजिए। पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से अंग्रेज, डी से डेनिश और एफ से फ्रांसीसी। कुछ भी आप जो बना पाएँ वो ट्रिक बना लीजिए और याद रखिए इसको। नेक्स्ट है कोलाचेल की लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदरा युद्ध से हुआ। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है क्या, कि किस युद्ध के बाद डचों का इंडिया से जो इंडिया में पतन हो गया। तो ये है आपका वेदरा का युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1759 में। ठीक है, किसके किसके बीच? अंग्रेजों और डचों के बीच। आगे देखिए, आगे है 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। आगे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट है आपका मुगल दरबार में जानने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। नेक्स्ट है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, यानी कि जो पहला अंग्रेजी जहाज भारत आया था वो कौन सा था? वो था आपका रेड ड्रैगन। आगे देखिए, आगे है 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। नेक्स्ट है जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी यानी कि जो फैक्ट्री है खोलने की इजाज़त दी थी। जहांगीर ने किसको दी थी? जहांगीर ने एक फरमान जारी किया था, कब? 1613 में। ठीक है, और थॉमस एल्डवर्थ के अधीन। नेक्स्ट देखिए, आगे नोट दिया है आपका, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था।
आगे देखिए, आगे है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम किसका नाम है? शाहजहाँ का बचपन का नाम है। शाहजहाँ से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। आपसे पूछा जाता है कि जो टॉमस रो है वो राजदूत बनकर किसके दरबार में आया था? तो जो टॉमस रो है राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। आगे देखिए, आगे है 1662 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान यानी कि गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। आगे देखिए, आगे है 1639 में ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। आगे देखिए, आगे है 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान कर दिया। ये देखिए, आए दूसरे देश से दूसरे देश के लोग और दहेज में दे रहे हैं क्या? हमारे देश का एक टुकड़ा, है ना। आगे देखिए, आगे है 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेज ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना दिया। नेक्स्ट देखिए, नोट क्या है आपका? गेरोल्ड ओंगियर, ठीक है, गेरोल्ड ओंगियर ने बम्बई शहर की स्थापना की थी। बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? गेरोल्ड ओंगियर ने। इनका जो आपका टाइम दिया हुआ है वो दिया है 1669 से 1677। सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर, यानी कि ये जो गेरोल्ड ओंगियर है ये कौन था? ये सूरत का प्रेसिडेंट था और बम्बई का गवर्नर था। आगे देखिए, आगे है बंगाल के शासक शाहसुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। इस अनुमति को क्या कहते हैं? निशान। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन गांव कौन कौन से? सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम रेसिडेंस हुए। कौन हुआ इसका प्रथम रेसिडेंस? फोर्ट विलियम का चार्ल्स आयर। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कि कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। आगे देखिए, आगे है भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कॉरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है आपका 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विन मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखना है आपको आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, ठीक है, यानी कि जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में जो संघर्ष हुए थे आपको वो देखने हैं। चलिए देखिए, भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष हुए थे उनको क्या कहा जाता है? कर्नाटक युद्ध। देखिए, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ये 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य हुआ था। 1744 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट तोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को, ये जो सेंट तोपे का युद्ध था इसमें फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में हुई।
हुई एक्स-ला सापेल की संधि से समाप्त हो, यानी कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था ये समाप्त कब हुआ, जब एक्स-ला सापेल की संधि हुई। ठीक है, और एक्स-ला सापेल की संधि आपकी बहुत पूछी जाती है, ये हुई कब थी, ये याद रखिएगा 1748 ईस्वी में हुई थी। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। अब देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय जो आपका कर्नाटक युद्ध है ये आपका 1749 से 1754 तक हुआ। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद बना। इस युद्ध का क्या कारण था, हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में उत्तराधिकार किसको मिलेगा, ये विवाद था इसका। आगे आपके 2 पॉइंट दिए हुए हैं। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिरजंग पुत्र और मतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। और कर्नाटक में विवाद किसके किसके मध्य था, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ। ठीक है, यानी कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद में आपके इनके और इनके बीच में विवाद था और कर्नाटक में इनके और इनके बीच में विवाद था। आगे देखिए, आगे हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। आगे पॉइंट है आपका 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो कर्नाटक युद्ध थे उसके दौरान इस सन में कौन हैदराबाद का नवाब बना, इस सन में कौन कर्नाटक का नवाब बना, तो ये याद रखिएगा। आगे अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर चित्रनापल्ली में शरण फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरों को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। आगे है 1752 में स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। आगे देखिए, आगे है जनवरी 1755 ईस्वी में पांडिचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। यह युद्ध समाप्त कब हुआ, किस संधि के साथ, तो पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। आपसे पूछा जाता है पांडिचेरी की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1755 में, जनवरी 1755 में। देखिए जितनी भी संधियां हैं आपको उनके सन और जितने भी युद्ध हैं आपको उनके सन याद रखने हैं, बहुत बार पूछता है। आगे देखिए, आगे है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एक्स-ला शापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तो आपकी एक्स-ला शापेल की संधि कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1748 में। आगे देखिए, आगे है दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि कब हुई, पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ था। कौन सा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब खत्म हुआ था, जब पांडिचेरी की संधि हुई थी। आगे देखिए कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, आपका हट गया है। तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, जो आपका तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध था इसमें कौन सी संधि हुई थी, इसमें हुई थी पेरिस की संधि। ठीक है, और पेरिस की संधि कब हुई थी, 1756 में। आगे देखिए, आगे है 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयर वुड के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया। आगे है 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। फिर है 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर
सॉरी, यहाँ पर मैंने शायद आपको क्या बताया था, पेरिस की संधि कब हुई थी, 1756 में नहीं हुई थी ये, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो पेरिस की संधि है ये हुई थी आपकी 1763 में। 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। अब आगे हमें कौन सा टॉपिक देखना है, आगे देखना है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। देखिए, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद यानी कि भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण का क्या मतलब था, खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन था। आगे देखिए, आगे है 1740 के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये जो बंगाल के नवाब हैं इनका क्रम दिया हुआ है। तो जो बंगाल का नवाब था पहला, ये था कौन, मुर्शीद कुली खां। इनका समय सबका देखते जाइएगा। देखिए, इस सबका सन आपको याद रहे, ये काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके दिमाग की भी कैपेसिटी जो है लिमिटेड है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको क्या याद रखना है, आपको इनका क्रम याद रखना है ऊपर से नीचे, ठीक है। ये आपसे अरेंज करने को आ जाता है। तो पहला है आपका मुर्शीद कुली खां, दूसरा है आपका शुजाउद्दीन, तीसरा है आपका सरफराज खां, चौथा है अलीवर्दी खां, फिर है आपका सिराजुद्दौला, फिर है मीर जाफ़र, फिर है मीर कासिम, फिर है मीर जाफ़र। यानी कि देखिए, पहले मीर जाफ़र बना क्या, बंगाल का नवाब, फिर से मीर कासिम बना, उसके बाद फिर मीर जाफ़र बना, ठीक है। ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। ये जो आपका 6वें और 8वें नंबर पे है मीर जाफ़र, ये एक ही व्यक्ति है, ठीक। उसके बाद देखिए निजामुद्दौला, फिर है सैफ उद्दौला, फिर मुबारक उद्दौला, ठीक है, याद रखिएगा ये। आगे देखिए, आगे है 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से यानी कि काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। और ये हुई कब थी, ये हुई थी 20 जून 1756 में। आगे देखिए, आगे है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी क्या है, डेट। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 में। 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। यानी कि ये किसके किसके बीच हुआ था, ये बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। लेकिन जो आपका बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसका जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया और अंग्रेज़ों का साथ दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला हार गया, ठीक है। और फिर अंग्रेज जीत गए और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। नोट है आपका, प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है, ठीक है। आज से पूछा जा सकता है कि प्लासी कहाँ है, तो ये भागीरथी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका, क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी कि मुगदलपुर स्थानांतरित किया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है क्या, कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया, या किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो जो आपके लिए ये लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए।
आगे है बंगाल के राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। यानी कि जो बंगाल की राजधानी है पहले क्या थी, ढाका थी, फिर मुर्शिदाबाद बनी, फिर मुंगेर बनी। आगे देखिए, आगे है बक्सर का युद्ध 1764 में। इसका भी आपको सन याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, याद रखिएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। 1764 में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। आपसे पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था आपका हेक्टर मुनरो ने। आगे देखिए, आगे क्या टॉपिक है, आगे टॉपिक है आपका अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। देखिए 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ठीक है, देखिए टीपू सुल्तान के बारे में भी फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे है प्रमुख युद्ध, वर्ष और गवर्नर जनरल। आपके 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, ठीक है, उनका आपको वर्ष और गवर्नर जनरल याद रखने हैं। जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसका वर्ष है आपका 1767 से 1769। जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये आपका हुआ था 1780 से 1784 और इसका गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरा जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध है ये हुआ था 1790 से 1792 और इसका गवर्नर जनरल है कॉर्नवालिस। फोर्थ जो आपका यानी कि चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसका जो आपका सन है ये है 1799 और इसका जो गवर्नर जनरल है ये कौन है, लॉर्ड वेलेजली। देखिए इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। यानी कि 3 लोग एक तरफ थे, कौन कौन, मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज, और एक तरफ क्या था, एक तरफ 3 लोग थे, ठीक है, और एक तरफ खाली एक था कौन, मैसूर, ठीक है, एक तरफ एक था आपका मैसूर। आगे देखिए, टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि शेर ए मैसूर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। नोट है आपका 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरवुड के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1760 में, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। आगे देखिए, आगे आपका महत्वपूर्ण संधियां। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आपकी जो संधि हुई थी वो हुई थी मद्रास की संधि। ये हुई थी 1769 में, 1769 में। जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें हुई थी आपकी मैंगलोर की संधि 1784 में। जो आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। आगे देखिए, आगे आपको देखना है क्या टॉपिक, आगे है आपका सिख एवं अंग्रेज। देखिए सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। कौन, गुरु नानक देव किसके समकालीन थे, बाबर और हुमायूं के। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक एक गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। आगे आपका गुरु नानक की 1568 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है गुरु अंगद। गुरु अंगद का आपका टाइम क्या है, 1539 से 52। सिखों के दूसरे गुरु थे। जो गुरु अंगद है ये आपके सिखों के कौन से गुरु थे, दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक
नाम लहना था। किसका प्रारंभिक नाम? गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है जो गुरुमुखी लिपि है इसका आरंभ किसने किया था? तो इसका आरंभ आपका गुरु अंगद ने किया था। आगे देखिए, आगे है सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। अमरदास थे, ठीक है, इनका सन याद रखने की जरूरत नहीं है। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। आगे है बीबी के पति रामदास। 1554 से 1581 सिखों के चौथे गुरु हुए। ठीक है, सिखों के चौथे गुरु कौन थे? रामदास। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। आपसे पूछा जाता है कि गुरु पद को पैतृक किसने बनाया? तो इन्होंने किसने बनाया था? ये बनाया था रामदास ने। गुरु अर्जुन, इनका समय क्या है? 1581 से 1606। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन ने। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। नोट है आपका, गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में गुरु सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। आगे देखिए, आगे है सिखों के छठे गुरु हरगोविंद। इनका समय क्या है? 1606 से 1645 हुए। इन्होंने सिखों के छठवें गुरु कौन हुए? गुरु हरगोविंद। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हर्राय हुए। कौन हुए सिखों के 7वें गुरु? हर्राय। इन्होंने दारा शिकोह को मिलने पर आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट है आपका सिखों के 8वें गुरु हरकिशन। इनका समय क्या है? 1661 से 1664 हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिखों के किस गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी? तो ये हुए हैं गुरु हरकिशन की। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। नेक्स्ट है आपका सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। इनका समय है 1664 से 1675। गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। दिल्ली में इनका शीशगंज में आज भी गुरुद्वारा बना हुआ है गुरु तेग बहादुर का। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। इनका समय क्या है? 1675 से 1708 ईस्वी। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद को सच्चा पातशाह कहा जाता है। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए कहा। ठीक है, तो सच्चा पातशाह किसको कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह को। और जो 5 ककार है ये किसने दिया था? ये भी दिया था आपका गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने हाँ, एक पॉइंट आपका छूट गया। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी।
आगे आपका गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके दो पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। आगे देखिए, आगे है 1699 ईस्वी में वैशाली के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। ठीक है, यानी कि इन्होंने गुरुओं जो एक के बाद एक गुरु बनते थे, तो इन्होंने कहा अब ये व्यवस्था बंद की जाएगी, उसकी जगह पे जो गुरुवाणी है यही गुरु का काम करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। आगे देखिए, आगे है बंदा बहादुर। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए। आपसे पूछ लिया जाता है कि गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के किसने चलवाए थे, तो ये किसने चलवाए थे, बंदा ने। ठीक है, आगे है बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था। देखिए, इतने जो चीज़ आपने पढ़ी अब तक, इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि जितने भी आपके सिख गुरु हुए सबको लगभग क्या कर दिया गया, जो मुगल बादशाह हैं उनके द्वारा किसी ना किसी तरह से मरवा दिया गया था या मार दिया गया था। आगे आपका शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि मिसल किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दल खालसा को जिसे 12 दलों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। आगे देखिए, आगे है रणजीत सिंह के बारे में। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। आगे है 1798 और 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 15 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि कब हुई थी, तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी अमृतसर की संधि। किसके बीच, चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। आगे देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था। वो 4 सूबे कौन से थे, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1849 ईस्वी में 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। आगे आपको क्या देखना है, आगे आपको देखना है अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि, यानी कि अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो संधियाँ हुई थी आपको वो पढ़नी है। इसमें पहली है लाहौर की संधि। ठीक है, लाहौर की संधि कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 9 मार्च 1846 में। सेकंड है आपकी भैरोवाल की संधि, ये हुई थी आपकी 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। आगे है 20 अगस्त 1857 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई
चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी थी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हो गए थे। आगे है लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया था। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि पंजाब का अंग्रेजी राज्य में पूर्ण विलय कब हुआ था, तो ये हुआ था 29 मार्च 1849 में। ठीक है। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। ठीक है। आगे देखिए, आगे है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। इसमें बंगाल के गवर्नर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? बंगाल के गवर्नर से। तो जो पहला गवर्नर था वो कौन था? आपका लॉर्ड क्लाइव। ठीक है। कई बार आपसे पूछ रहा था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा ये था आपका लॉर्ड क्लाइव। इसका समय देख लीजिए, 1757 से 1760 तक रहा और उसके बाद पुनः एक बार फिर से 1765 से 1767 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। इसने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। आगे आपका लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रचा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट कार्टियर, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये क्या है? अन्य गवर्नर हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब तक आपने क्या देखा था? अब तक आपने देखा था बंगाल का गवर्नर। अब क्या है? कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। यानी कि देखिए, पहले 3 अलग अलग जगह थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, लेकिन अब क्या किया गया? जो बंगाल है उसी के अधीन मद्रास और बम्बई दोनों के गवर्नर जनरल कर दिए गए। ठीक है, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही मद्रास और बम्बई को कर दिया गया था। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। लेकिन जो पहला गवर्नर जनरल था भारत का, वो कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, इसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। आगे देखिए, आगे है कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अस्पतालों में भेजे जाते थे।
आगे देखिए, आगे है दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। आगे है 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तराधिकार संभालने का आदेश दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा शिताब राय को पद से हटा दिया। आगे देखिए, आगे है आपका 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नई भूमि पद्धति लागू की जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ जाता है कि इजारेदारी प्रथा किसने चालू की थी, तो ये की थी आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसकी दो विशेषताएं थी। पहली, इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। दूसरी, इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को बंगाल का संरक्षक नियुक्त किया गया। आगे है 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाला पैरा आप अपना याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता के मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन क्या कि 1772 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की और सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी आपका जोनाथन डंकन ने। और द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी आपकी विलियम जोन्स ने। आगे देखिए, आगे है 1804 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी। आगे देखिए, आगे है इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इस लाइन से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये था द बंगाल गजट, और इसका प्रकाशन किसने किया था, इसका प्रकाशन किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। आगे देखिए, इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। आगे देखिए, आगे है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समय क्या है 1780 से 1784। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि, ठीक है, एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुए थे। ठीक, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि सालबाई की संधि कब हुई थी, ये होती है आपकी 1752 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, और मंगलौर की संधि कब हुई थी 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में। आगे देखिए, आगे है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ था।
ये भी आपसे पूछा था कि पिट्स इंडिया एक्ट के समय कौन था, ये था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, आगे है हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्ग द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। आगे देखिए, आगे है आपका नोट है 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। आगे देखिए, आगे आपका सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स के से संबंधित है, यानी कि जो रिंग फेंस पॉलिसी है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स से। आगे देखिए, आगे है सर जॉन मैकफर्सन। ठीक है, तो इनके बारे में सिर्फ एक लाइन है, क्या? इसे अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। आपसे पूछ जाता है कि अस्थाई गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था आपका सर जॉन मैकफर्सन को। आगे देखिए, आगे हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की थी। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस रोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्कीकरण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 ईस्वी में विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। आगे है, भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ठीक है, यानी कि भारतीयों को इससे ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। बहुत बार पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी कि 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% यानी कि 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। यानी कि किसी चीज़ के अगर 11 भाग मान लीजिए, ठीक है, अगर किसी चीज़ के 11 टुकड़े कर दे तो उसमें से जो 10 टुकड़े हैं वो कंपनी को देने पड़ते थे भू राजस्व के लिए और 1 टुकड़ा अपने पास रख सकते थे। आगे है, स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। भू राजस्व वसूलने के 2 अन्य व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी भी थी। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1772 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा। ठीक है, क्या याद रखिएगा? रा से रीड और रा से रैयतवाड़ी। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1885 में यह व्यवस्था बंगाल में लागू कर दी गई तथा 1885 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? किसकी? रैयतवाड़ी की।
सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। आगे देखिए, आगे है लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था, यानी कि आधा भाग। ये आपने देखी रैयतवाड़ी। अब देखिए महालवाड़ी व्यवस्था क्या है। महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी हुए। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी कि 50% कर दिया गया। आगे है भू राजस्व संग्रह करने की विधियां। ठीक है, 3 विधियां थी। कौन कौन सी? जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। और देखिए क्षेत्रफल में पहले दिया गया है, तो क्षेत्रफल कितना कितना था? तो जो आपका जमींदारी प्रथा थी, इसमें 19% थी। इसका क्षेत्रफल 19% है, यानी कि भारत के ये 19% हिस्से पर थी। जो रैयतवाड़ी है ये भारत के 51% हिस्से पर थी, और जो महालवाड़ी है ये 30% हिस्से पर थी। जो पक्ष है इसका जमींदार था। रैयतवाड़ी का जो मेन पक्ष है वो किसान था, और महालवाड़ी का जो मुख्य पक्ष है वो मुखिया या लंबरदार था। योजनाकार कौन था, यानी कि इसको बनाने वाले कौन थे? तो जो जमींदारी प्रथा थी इसको बनाने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं जॉन शोर। रैयतवाड़ी व्यवस्था को बनाने वाले थे रीड और टॉमस मुनरो, और महालवाड़ी को बनाने वाले थे हॉल्ट मैकेंजी। आगे देखिए, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सर जॉन शोर। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने की बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया था। आगे है लॉर्ड वेलेजली। इसका समय है आपका 1798 से 1805 ईस्वी। लॉर्ड जली के बारे में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है क्या, कि सहायक संधि की शुरुआत इसने की थी। ठीक है, इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। आगे देखिए, सहायक संधि करने वाले राज्य थे कौन कौन? हैदराबाद ने 1798 में, मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने अक्टूबर 1799 में, अवध ने 1801 में, पेशवा ने दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले ने दिसंबर 1803 में, सिंधिया ने 1804 में, एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। नोट क्या है, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। आगे देखिए, आगे है टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, या पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी के नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह ही अपराध मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता के नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। नोट दिया है आपका, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। वह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई।
आगे है सर जॉर्ज वार्लो, इनका समय है 1805 से 1807। इनके बारे में एक ही लाइन है। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। आपसे पूछा जाता है कि वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह की घटना के समय जो आपका उस किसके समय में हुई थी, तो ये हुई थी सर जॉर्ज वार्लो के समय में। आगे है लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनका समय है 1807 से 1814। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि, ठीक है, जिसकी मध्यस्थता किसने की थी, चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। अमृतसर की संधि हुई थी। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरपा के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। आगे आपका इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। आगे देखिए, आगे है लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है, इनका समय है 1823 से 1828। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का समय क्या है, 1824 से 1826 लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यान्डबू, ठीक है, की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। आगे है लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1835 ईस्वी। 1803 ईस्वी में यह बंगाल का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। ठीक है, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था ये कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, देखिए जो बंगाल का पहला गवर्नर था वो कौन था, वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और उसके बाद जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, वो कौन था, वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखिए, आगे है राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। आगे देखिए, आगे है बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग ने कानून के कोडीकरण का प्रयास किया। आगे है भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवर्त 1835 को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। आगे है बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर एवं 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तराधिकारी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी। आगे इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। आगे देखिए, आगे है चार्ल्स मेटकॉफ। इनका समय है 1835 से 1836। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है।
भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेडकॉफ को। आगे है लॉर्ड ऑकलैंड। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ये कब हुआ था? 1849 से 1842, सॉरी 1839 से 1842। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। आगे है लॉर्ड एलिनबरो। इसका समय है 1842 से 1844। इसमें है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। ठीक है। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया था। किसमें? जो आपका दास प्रथा का जो उन्मूलन किया था इसमें। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई थी। ठीक है। कब से शुरू हो रही है रविवार की छुट्टी? 1843 से। लॉर्ड हार्डिंग। इसका समय है 1844 से 1848। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। कब हुआ था ये? 1845 से 1846 के बीच में। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नरबली प्रथा किसने रोकी थी? ये रोकी थी लॉर्ड हार्डिंग ने। आगे देखिए लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 1849। तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय ये कब हुआ था? 29 मार्च 1849। ठीक है। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 ईस्वी में अनिर्णित, यानी कि इसका कोई निर्णय नहीं निकला। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी में अनिर्णित, यानी कि इसका भी कोई निर्णय नहीं निकला। तीसरा युद्ध गुजरात, ठीक है, चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ। इसमें सिख बुरी तरह हार गए थे। ये सब किसके समय में हो रहा है? ये सब हो रहा है लॉर्ड डलहौजी के समय में। फिर है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। आगे देखिए, आगे है डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। फिर है डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। बहुत बार पूछा गया है कि व्यक्तिगत सिद्धांत किसके शासनकाल में आया था, तो ये था लॉर्ड डलहौजी की देन थी, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है। तो इसके तहत जो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे, सबसे पहले किसको किया गया था? सबसे पहले सतारा का विलय किया गया था 1848 में। फिर जैतपुर, बुंदेलखंड और संभलपुर यानी जो उड़ीसा में 1849 में, बघाट यानी कि हिमाचल प्रदेश में 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश में है जो 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 ईस्वी में। ठीक है। इन सबको इसी सन में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। आगे है 18वीं शताब्दी के अवध राज्य का संस्थापक सादत खां था। 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। फिर है शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिले में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगर में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया।
फिर है डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंगाल से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। ठीक है, तो भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी को। आपका ये जो पैराग्राफ है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना व 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। नोट देख लीजिए। नोट में पहला नोट है आपका, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। दूसरा नोट है 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, जो भारत में है, एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। इसके बाद है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का समय आपका 1856 से 1862। ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, जो कंपनी का शासन चल रहा था अब तक, वो क्या किया था, वो ब्रिटिश सरकार ने सीधे अपने हाथ में ले लिया था। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नोट देख लेते हैं। नोट है आपका 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। आगे देखिए, आगे है कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। फिर है 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। आगे है भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। फिर है मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यपगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। आगे है लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 ईस्वी। इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 में धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई थी। आपसे पूछा जाता है कि वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था, तो ये क्या था? लॉर्ड एल्गिन ने। आगे देखिए, आगे है 1865 लॉर्ड लॉरेंस। इसका समय 1864 से 1869। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में
इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868-69 में ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। किसने किया था? लॉर्ड लॉरेंस ने। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। आगे है लॉर्ड मेयो। इसका समय है 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में। किसके कार्यकाल में? मेयो के कार्यकाल में। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। आगे देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसका समय है 1872 से 1876। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ था। ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। नेक्स्ट देखना है लॉर्ड लिटन। इसका समय है 1876 से 1880। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकाश में इसे ओवन मैरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयंकर अकाल पड़ा था। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। आगे देखिए, आगे है मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित किसी सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। आगे है पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया था। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। नोट देख लीजिए, नोट है 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई। 1859 ईस्वी में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड रिपन। इसका समय है 1880 से 1884। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को वही सुविधाएं दी जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थीं। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को
नहीं जोड़ा गया था। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था, तो रिपन के द्वारा। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी एवं नील की खेती पर लागू नहीं की गई थी। 3 फरवरी 1882 ईस्वी में रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? श्वेत विद्रोह के नाम से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। आपसे पूछा था कि भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रिपन को, और ये कहा किसने था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था इनको। ठीक है, आगे है लॉर्ड डफरिन। इनका समय है 1884 से 1888। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, इस देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो आपका लॉर्ड था वो कौन था, वायसराय कौन था? वो था आपका लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन। इसका समय 1888 से 1894। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड, ठीक है, जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है? डूरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय में हुआ था। किसके समय में? लैंसडाउन के समय में। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1895 से 1898 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड कर्जन। इनका समय है 1899 से 1905। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीर स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई।
इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू कर दिया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फूलर को पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। ठीक है। फिर एक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका कार्यकाल है 1905 से 1910। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित हुआ। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी एवं 6 साल की सज़ा। फिर आपका गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में SP सिन्हा की नियुक्ति की गई। इसके बाद है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका समय है 1910 से 1916। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसी के समय गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 एवं 1911 ईस्वी में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया। आगे है 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसके लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हार्डिंग बमकांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बालराज महिला, बसंत कुमार एवं अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्ष की सजा मिली थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे। आगे है इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका समय है 1916 से 1921। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में कांग्रेस का एकीकरण एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता। ये फिर है 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा
के साथ के द्वारा की गई थी। फिर आपका इसी के समय गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 एवं 1911 में अनिवार्य शिक्षा, और ये पेज आपका दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। फिर आपका इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, कहाँ पर है ये, अमृतसर में, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ। फिर अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि MN रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का गठन किया। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड रीडिंग, इसका समय है 1921 से 1926। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने काम करना बंद कर दिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 1925 ईस्वी के प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड इरविन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका लॉर्ड इरविन, इसका समय है 1926 से 1931 ईस्वी। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। वह भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। फिर 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। नोट दिया हुआ है आपका, वायसराय भवन वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस भवन का वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। फिर आगे लॉर्ड वेलिंगटन, इसका समय है 1931 से 1936 ईस्वी। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस समय में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता, जिसे प्रायः पूना समझौता कहते हैं, किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। पूना समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1932 को। 1932 को 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 1932
17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, जो आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन है, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका क्या है, आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम किसके समय में आया, तो यह आया था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्त शुरू किया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से 1943 ईस्वी, इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों, ठीक है, कितने, 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई थी। वो 8 प्रांत कौन कौन से थे, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम। ठीक है, प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई थी। किसने बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक? ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1939 में। मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खजी कुज्जमा ने उसका समर्थन किया था। आगे है 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिस्प मिशन भारत आया। अंग्रेज और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिस्प प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अगस्त क्रांति के नाम से। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड वेवेल। इनका जो समय है वो है 1944 से 1947। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने किया था नेतृत्व? अबुल कलाम आज़ाद ने। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अतः वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा की गई। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत लीं। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला था। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। कैबिनेट डिवीजन
1946 ईस्वी में भारत आया। इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, इन तीनों के नाम याद रखिएगा। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ये किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के, ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। फिर है आपके लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948 तक। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई, इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। कब स्वीकृति मिली? 18 जुलाई को। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, आपसे पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो आपके जितने भी लॉर्ड और आपके वो वायसराय हैं, ये यहीं पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके गवर्नर जनरल हैं यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपके 2 से 3 वीडियो में जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है ये कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है आपका अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। ठीक है, वीडियो देखने के थैंक यू सो मच। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।